सो मूविंग अहेड, आज हम कवर करेंगे द ट्रांसफर ऑफ टाइटल। कल हमने कवर किया था रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। ये वाला पार्ट हमने कल कवर किया था, राइट। और हमने ये भी देखा था रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ओनरशिप के साथ ही ट्रैवल करता है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे द ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। सो ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स कब होगा, कैसे रहेगा, ये हमें देखना है। इसके अलावा एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आएगा इसी पूरे पेज में से, तो वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अब देखो, बिफोर आई गो हेड, आप ये लीगल मैक्सिम को चेक करो। नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला जो लीगल मैक्सिम है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपको याद रहना चाहिए। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, नेमो दैट क्वाड हैबिट, डायरेक्ट क्वेश्चन, या कई बार इसका कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अ पर्सन, ठीक है, नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। अब आप मुझे एक बात बताओ, मेरे पास मेरे पास गुड्स का टाइटल ही नहीं है, ठीक है, मैं ओनर ही नहीं हूं। क्या मैं आपको वो गुड्स बेच सकता हूँ? देखो, बेचने को तो ताजमहल भी बिका है, बेच तो सकता हूँ, पर क्या आपको उसका करेक्ट टाइटल मिलेगा, वैलिड टाइटल मिलेगा? आंसर इज नो। मैं चोरी किया हुआ माल भी आपको बेच सकता हूँ, सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चोरी किया हुआ माल भी मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, बट क्या उससे आपको एक वैलिड टाइटल मिलेगा? आंसर इज नो। और क्यों नहीं मिलेगा? लॉ के इसी मैक्सिम की वजह से, नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट। जो इंसान यहाँ पे सामान बेच रहा है, क्या उसके पास खुद के पास वैलिड टाइटल है क्या? अगर उसके पास वैलिड टाइटल नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो गुड्स को बेचना वॉइड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल लो, हमने कल यहाँ पर ये वाला एक केस देखा था, राइट, कि गुड्स को यहाँ पर प्लेज करवाया गया है। तो यहाँ पर सी को वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। सी को वैलिड टाइटल यहाँ पर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बी के खुद के पास वैलिड टाइटल नहीं है। बी के पास वैलिड टाइटल कब आएगा? जब वो यहाँ पर कैश पे कर देगा। जब तक वो कैश पे नहीं करेगा, ओनरशिप स्टिल लाइज विथ ए। बी विल बिकम द ओनर ओनली आफ्टर मेकिंग द पेमेंट। तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, दैट देयरफॉर सी विल नॉट गेट अ वैलिड टाइटल। देयरफॉर सी will not get a valid title। तो अगर आपके पास वैलिड टाइटल ही नहीं होगा तो वो कैसे रहेगा? लेकिन सर यहाँ वाले में क्या था? यहाँ वाले में था, जैसे ही बी इन गुड्स को प्लेज कर लेता है, वो सेल को सिग्निफाई करता है और टाइटल किसके पास आ जाता है? बी के पास आ जाता है। सो बी गेट्स द टाइटल, देयरफॉर बी इज द ओनर, ही कैन सेल द गुड्स। ये पॉइंट आपको समझा गाइस? नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट, ये वाला ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पर वही बता रहा है दैट इन जनरल सेलर सेल्स ओनली सच गुड्स ऑफ विच ही इज द एब्सोल्यूट ओनर। बट कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर होता है वो गुड्स को नहीं बेचता, उसके बिहाफ में कोई और उस गुड्स को बेचता है। तो पॉइंट ये है, क्या उसके पास वैलिड टाइटल जाएगा या नहीं जाएगा? सो द जनरल रूल रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ टाइटल इज दैट सेलर कैन नॉट ट्रांसफर, ये देखो, the seller cannot transfer to the buyer of the goods a better title than he himself has. Okay. And if the seller is not the owner of the goods, the buyer will not become the owner. ये देखो, if the seller is not the owner of the goods, the buyer also will not become the owner. That is, the title of the buyer shall be the same as that of the seller. ये पॉइंट आता है। और फिर ये लीगल मैक्सिम आ जाएगा, नेमो दैट क्वान नॉन हैबिट। सो ए सेल्स सम स्टोलन गुड्स टू बी हु फाइंड्स देम इन गुड फेथ। देखो, बी यहाँ पे गुड्स को किस में परचेज कर रहा है? बी इन गुड्स को परचेज कर रहा है गुड फेथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी बी विल गेट नो टाइटल। एंड अगर ट्रू ओनर यहाँ पर मिल गया तो बी को वो गुड्स क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करके देना पड़ेगा।
सेम वे पी अ हायरर, आपको याद होगा हमने जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट को शुरू किया था तो हमने हायर परचेज को पढ़ा था, करेक्ट? तो आप यहाँ पर देखो, पी द हायरर ऑफ द व्हीकल अंडर हायर परचेज अग्रीमेंट सेल्स देम टू क्यू। नाउ इवन दो क्यू इज अ बोनाफाइड परचेजर, बोनाफाइड मतलब इनोसेंट, ठीक है, इनोसेंट। एक होता है बोनाफाइड, एक होता है मालाफाइड। मालाफाइड इज गिल्टी और बोनाफाइड इज इनोसेंट। इवन दो वो इनोसेंट परचेजर है, ही डज नॉट अक्वायर द ओनरशिप इन द व्हीकल, ठीक है। एट मोस्ट वो सेम वही राइट अक्वायर कर सकता है जो कि हायरर का था। बेसिकली वो यहाँ पर वो हायर परचेजर को मतलब जो सेलर है, वेंडर, उसको वो ये बोल सकता है कि देखो आपको तो पैसे से मतलब है ना, आपको पहले पी ये सारे पेमेंट्स पे कर रहा था ईएमआईज, अब पी की जगह मैं इन ईएमआईज को पे करूंगा, तो क्या आप इस चीज को अग्री करते हो क्या? तो अगर वो अग्री कर जाता है तो द सेल कैन गो थ्रू, बट अदरवाइज अगर चेक करो तो पी के पास राइट्स नहीं है, ही इज स्टिल नॉट द ओनर, सो ही कैन नॉट सेल दोज गुड्स। फिर देखिए, इफ दिस रूल इज एनफोर्स रिजिडली देन द इनोसेंट बायर मे पुट एट लॉस इन सर्टेन केसेस। ये तो ऑब्वियस सा बात है, जैसे यहाँ पर आप देखो, बी जिसने गुड फेथ में खरीदा था, क्यू जो कि इनोसेंट एक बोनाफाइड बायर था, ये सब किस में आ जाएंगे? लॉस में आ जाएंगे। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बायर अ नंबर ऑफ एक्सेप्शंस हैव बीन पुट इन। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें इवन द नॉन ओनर्स कैन सेल द गुड्स, और जो बोनाफाइड बायर होगा उसके पास क्या आ जाएगा? एक वैलिड टाइटल आ जाएगा। तो ये देखो, a non-owner can convey a better title to the bona fide purchaser of the goods for the value। ये वो वाले केसेस है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा मिल सकता है? व्हाट इज नेमो दैट क्वाड नॉन हैबिट एंड स्टेट द एक्सेप्शंस। तो स्टेट द एक्सेप्शंस में फिर ये सारा पॉइंट आएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर आ रहा है कि अगर एजेंट ने गुड्स को बेचा, लेकिन अगर एजेंट ने गुड्स को बेचा है तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। सबसे पहले वो गुड्स एजेंट के पोजेशन में होने चाहिए। द possession ऑफ द गुड्स was विद द एजेंट, और possession उसके पास आया था किसके? विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। दूसरा, उसने जो सेल किया है, दिस was इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, ठीक है, एंड हैज टाइम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जो बायर है उसने गुड फेथ में खरीदा था, बोनाफाइड बायर था, एंड उसको कोई नोटिस नहीं था कि सेलर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसको बेचने का। तो ये तीन कंडीशन आपके फुलफिल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है और फिर अगर आप एक मर्केंटाइल एजेंट से खरीदते हो गुड्स को, तो आपको एक वैलिड टाइटल यहाँ पर मिल जाएगा। आप बताइए, क्या ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये क्लियर हुआ? तो ये तीनों कंडीशंस, तो आप सिर्फ अगर ये लिख के आओगे, सेल बाय एजेंट इज अ वैलिड टाइटल, तो आंसर इज नो। सेल बाय वैलिड टाइटल, सेल बाय एजेंट विल कन्वे अ वैलिड टाइटल इफ द थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड। पहला, एजेंट के पास पोजेशन होना चाहिए गुड्स का विद द कंसेंट ऑफ द ओनर। दूसरा, ये जो सेल किया जा रहा है दिस इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और तीसरा, जो बायर है उसने गुड फेथ में इसको खरीदा हो, उसको नहीं पता था कि सेलर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इन तीन में से कोई भी एक चीज अगर मीट नहीं करेगा तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट विल नॉट कन्वे अ बेटर टाइटल। दूसरा आता है सेल बाय जॉइंट ओनर। अब सेल बाय जॉइंट ओनर के अंदर भी स्टोरी एग्जैक्टली सेम है। तीन चार जने मिलके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओ करते हैं, और अब यहाँ पर क्या होता है कि उनमें से एक जॉइंट ओनर उसको बेच देता है। तो क्या ये वैलिड टाइटल होगा क्या? आप ऐसे समझो, गौरव, अनुश्री, ठीक है, और मैं, हम तीनों एक लेट्स से लैपटॉप को ओ करते हैं। गौरव यहाँ पे वो लैपटॉप बेच देता है, गौरव यहाँ पे ये लैपटॉप प्रथमेश को बेच देता है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, क्या प्रथमेश को वैलिड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा? पॉइंट ये आता है क्योंकि गौरव ने इसको बेचा है, अनुश्री और मैं तो हम यहाँ पर चुपचाप यहीं पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ तो उसने अभी तक बात किया ही नहीं। यहाँ पर पॉइंट आता है कि देखो, गौरव ने किन सर्कमस्टेंसेस में इसको बेचा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे पहला पॉइंट, ये जो गुड्स बेचा गया है इसका सोल पोजेशन किसके पास हो?
इसका सोल पोजेशन हो गौरव के पास, मतलब जो हमने यहाँ पे टीवी बेचा या जो भी प्रोडक्ट बेचा वो गौरव के पास होना चाहिए, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ द अदर को ओनर। सबसे पहला, जैसे यहाँ पर भी पोजेशन था वैसे यहाँ पर भी पोजेशन है। दूसरा, द प्रॉपर्टी द गुड्स इज ट्रांसफर टू एनी बायर हु बाइज फ्रॉम द जॉइंट ओनर इन गुड फेथ। तो आप ये देखो दूसरा वाला पॉइंट भी बराबर है कि वो गुड फेथ में यहाँ पे ले रहा है, और उस वक्त उसके पास कोई नोटिस नहीं होना चाहिए कि द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। तो इन दैट केस ये आपका एक वैलिड सेल माना जाएगा। और बाद में मैं और अनुश्री आके हम प्रथमेश को ये नहीं बोल सकते कि देखो गौरव ने अकेले आपको इसको बेचा है, उसको अथॉरिटी नहीं था। गौरव क्या प्रथमेश क्या बोलेगा, देखो मैं ये 3 कंडीशंस को मीट कर रहा हूँ कि गौरव के पास इसका फुल पोजेशन था और आप लोगों की परमिशन से था, प्लस ये जो गुड्स है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने मुझे बेचा, और मेरे पास उस वक्त कोई इस तरह से नोटिस नहीं था कि ये गुड्स को बेचने का अथॉरिटी नहीं है। ये एग्जाम्पल जो है ये बाय द वे पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये आई थिंक ये आपको कहीं पर आरटीपी वगैरह में मिलेगा। इसमें क्या बताया हुआ है, ए बी एंड सी आर द 3 brothers and joint owners of a TV and VCR, and with the consent of B and C, VCR was kept in the possession of A. Now A sells the TV and VCR to P, who buys it in good faith and without notice that A had no authority to sell. Now P gets a good title to VCR and TV. ये देखो आया, वो कंडीशंस पूरा फुलफिल हुआ। देखो P who buys it in good faith and without the notice that A has no authority to sell. Does this make sense? Okay. ये पॉइंट आता है। अब आप आगे देखिए यहाँ पे, सेल बाय अ पर्सन हु इज इन पोजेशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका है प्रोडक्ट, उसके अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है, जो पर्सन है वो उसको बेच सकता है इवन दो ही इज नॉट अ ओनर। बट ध्यान रखना बिफोर इट इज बीइंग इन्वोक्ड, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया उसके बाद तो आप ओनर नहीं हो, बट कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं हुआ उसके पहले पहले अगर आप उसको बेच देते हो तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, वैलिड सेल हो जाएगा। अब देखो, a buyer would acquire good title to the goods which are sold to him by the seller who has obtained, यहाँ पर क्या है, seller had obtained the possession of the goods under the contract which is voidable on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, and the contract has not been rescinded। तो सबसे पहला तो ये कि उसके पास गुड्स का पोजेशन कैसे आया, CUFM, CUFM से, एंड ये देखो कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसाइंड नहीं हुआ है तो जाकर हो जाएगा। अब जैसे X fraudulently obtains a diamond ring from Y, now this contract is what, this contract is voidable at the option of Y, but Y इसको voidable करता है, कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करता है, उससे पहले X क्या कर देता है, ये बेच देता है Z को, who is an innocent purchaser। तो क्या Z को एक गुड टाइटल मिलेगा, आंसर इज यस। Y cannot recover the ring from the Z even if the contract is subsequently set aside। अब आपको बस खाली यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि तो सर यहाँ पर Z का क्या होगा, Y का क्या होगा, क्या Y को डायमंड मिलेगा, इसका तो आंसर हमने अभी देखा नो। तो सर Y को फिर कैसे कॉम्पनसेट होगा, Y को उसका पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है, Y को उसका पेमेंट मिल जाएगा, Y विल गेट द पेमेंट ऑफ द गुड्स। फिर देखिए, सेल बाय द वन who had already sold the goods and continues to be in possession thereof। ये एग्जाम्पल आप देखो, ये PYQ है, थोड़ा सा आपको ये वियर्ड लगेगा एग्जाम्पल, बट ऐसा प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट अपना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि सपोज करो गौरव ने एक गुड्स है वो ले जाकर उसने बेच दिया, गौरव ने ये गुड्स बेचा लेट्स से प्रथमेश को, गौरव ने प्रथमेश को ये एक लेट्स से मोबाइल फोन था, वो मोबाइल फोन प्रथमेश को बेच दिया। अब प्रथमेश ने बोला मैं इसकी डिलीवरी लूंगा संडे को। अब सैटरडे को गौरव के पास यहाँ पे अनुश्री आई और अनुश्री ने बोला कि मैं ये मोबाइल फोन खरीदना चाहती हूँ।
अब अनुश्री को नहीं पता कि ये मोबाइल फोन ऑलरेडी प्रथमेश को बिक चुका है, बट अनुश्री इज रेडी टू पे अ हायर प्राइस, और गौरव यहाँ पे क्या करता है, ये पेमेंट कर देता है, मतलब बेसिकली ये मोबाइल फोन भेज देता है अनुश्री को। अब टेक्निकली आप अगर चेक करो तो गौरव ने ये फोन ऑलरेडी प्रथमेश को बेच दिया है, तो इसका ओनरशिप किसको चला गया, प्रथमेश को चला गया। अनुश्री को ये बात नहीं पता, पर क्या गौरव इस तरह से इसको बेच सकता है? आंसर इज यस, क्योंकि गुड्स का पोजीशन अभी भी किसके पास है, गौरव के पास है। थोड़ा वियर्ड साउंड करता है, बट यस, सिनेरियो ऐसा ही है। सो इफ अ पर्सन हैज सोल्ड द गुड्स बट कंटिन्यूज टू बी इन द पोजेशन ऑफ देम, ये देखो गौरव, he may sell it to the third person and if such person obtains the delivery in good faith। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अनुश्री को ऑलरेडी पता है कि ये फोन जो है वो प्रथमेश को बिक चुका है और फिर भी वो इसको परचेज कर रही है, तब तो गया। लेकिन she is purchasing it in good faith and without the notice of the previous sale, he would have good title to them although the property in the goods had passed on to the first buyer। प्रथमेश को ऑलरेडी इसका जो टाइटल था वो पास ऑन हो चुका था, स्टिल ये आपके लिए वैलिड रहेगा। अ प्लेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स और द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल बाय द सेलर इन द पोजेशन ऑफ आर इक्वली वैलिड। जैसे यहाँ पर था, ड्यूरिंग आईसीएल मैचेस पी बाइज अ टीवी सेट फ्रॉम आर, now R agrees to deliver them after some days, and in the meantime, R sells it to S at a higher price, who buys it in good faith without the knowledge about the previous sale. Will S get a good title? Answer is yes. S will get a good title here. Is this clear? P का कुछ नहीं होगा. P will get either some other TV set, और अगर नहीं तो P का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो फिर डैमेजेस वगैरह, वो बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला केसेस आ जाएगा। सपोज टीवी का दाम बढ़ गया तो वो हायर प्राइसेस डैमेजेस रिकवर करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आप देखो, यहाँ पर आता है सेल बाय बायर ऑब्टेनिंग द पोजेशन बिफोर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज वेस्टेड इन हिम। अब देखो इसका क्या मतलब है, एक इंसान है जिसके पास गुड्स का पोजेशन अभी तक नहीं आया, फिर भी वो किसी और पर्सन को यहाँ पर बेच रहा है, तो ये वाला केस आ जाता है इधर, दैट सेल बाय बायर पोजेशन obtaining possession before the property in the goods has vested in him। इसमें क्या बताया, where a buyer with the consent of the seller obtains the possession of the goods before the property in them has passed on to him, he may sell, pledge or otherwise dispose the goods to the third person, and if such person obtains the delivery of the goods in good faith। आप देख रहे हो, गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ द लियन, ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। और अदर राइट्स ऑफ द ओरिजिनल सेलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, ही विल गेट द वैलिड टाइटल। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। इसमें देखो, ए टुक अ कार ऑन दिस फ्रॉम बी ऑन दिस कंडीशन दैट ए वुड पे मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 5,000 as higher charges with the option to purchase it by a payment of rupees 1 lakh in 24 installments। Now, after the few installments, A sold the car to C. Now, B can recover the car from C since A had neither bought the car nor agreed to buy the car. He only had the option to buy the car। अब देखो, A took a car, मतलब यहाँ पर देखो A has not purchased the car, A took the car, ठीक है। तो यहाँ पर वो नेमो दैट कौन बैठा जाएगा, क्योंकि हायर परचेज अग्रीमेंट था। तो हायर परचेज अग्रीमेंट में जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं करते तब तक आप यहाँ पर ओनर नहीं बनते उसका, तो फिर आप वैलिड टाइटल वहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट एक और एग्जाम्पल अगर आप लो, फॉर एग्जाम्पल प्रथमेश यहाँ पे एक मोबाइल फोन बेच रहा है जिसके ऊपर प्लेज क्रिएट है। प्रथमेश ये मोबाइल फोन बेच रहा है लेट्स से श्रुति को, ठीक है। अब श्रुति ये मोबाइल फोन परचेज कर रही है फ्रॉम प्रथमेश, और आई वुड से प्रथमेश ने इसके ऊपर ईएमआई पे करना है अभी भी बैंक को। आपको शायद याद हो, ये एग्जांपल मैंने पहले भी आपको करवाया था। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रथमेश ने ये बात श्रुति को नहीं बताया, तो क्या बैंक ये मोबाइल फोन श्रुति से रिकवर कर सकता है? आंसर इज नो। वो बोले कि मैं बोनाफाइड बायर हूँ, तो वो इसको परचेज करेगी, और बाद में क्या होगा, श्रुति विल पे दिस लोन टू द बैंक
and she will recover that money from the Prathamesh, or she can direct Prathamesh to pay that amount. आया समझ में? तो ये आपका ट्रांजैक्शन होता है। फिर आप देखो इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। सो जो ट्रू ओनर है ये भी आपका PYQ है। जो ट्रू ओनर है वो इस तरह से बिहेव करता है, वो इस तरह से एक्ट करता है जैसे कि वो खुद मतलब अलाउ कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को आपके गुड्स को बेचने को। अब बाद में वो डिनाई नहीं कर सकता कि अरे यार ऐसे कैसे आप गुड्स को बेच सकते हो, मैं तो ट्रू ओनर हूँ, मैंने तो हाँ नहीं किया। उसके एजेंट के हाँ करने से क्या होता है, या किसी थर्ड पर्सन के हाँ करने से क्या होता है, मैं तो आपको कभी बोला नहीं कि आप ये मोबाइल फोन खरीदो या ये सामान को खरीदो, मैं इसका ओनर हूँ। अब ऐसे तो कल को मैं ताजमहल आपको बेच दूँ, आप अग्री कर जाओ, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर ताजमहल मैं आपसे खरीद रहा हूँ और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आप मेरे को इस तरह से बिलीव करवा रहा है कि आप ऑथराइज्ड हो, तो फिर वहां भी क्या लग जाएगा, रूल ऑफ एस्टोपल। तो यहाँ पर वही पॉइंट आता है, वेर द ओनर एस्टोप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। भाई आपके सामने ये सामान बिका, अगर आप इसके ओनर हो, आप डिनाई करते हो इस सेल को, तो उसी टाइम आपको टोक देना चाहिए था। नाउ यू विल से दैट द सेलर हैड द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सेल ट्रांजैक्शन। तो अगर सेलर को कंप्लीट नॉलेज था तो सेलर शुड हैव रिप्लाइड देयर एंड देन। अब सेलर ने अगर नहीं किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एस्टोपल लग जाएगा एंड ये एक वैलिड सेल माना जाएगा एंड द ओरिजिनल owner cannot recover the goods. So where the owner estopped by his conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get the good title. ठीक है, the transferee will get a good title as against the true owner. But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or he held out the other person in the question as the true owner or the person has authorized to sell the goods. तो ये पॉइंट्स आपको वहां पर बताना जरूरी है। तो A is said to be a buyer in the presence of C, that A is the owner of the house now, but C remained silent throughout the horse, though the horse belonged to him. Now B bought the horse from A. Now here the buyer B will get a valid title to the horse even though the seller had no title to the horse. ये आया आपको समझ में? क्यों? क्योंकि C यहाँ पर जो इसका ओरिजिनल ओनर था उसने इस तरह से बिहेव किया कि यार ये तो आपका वैलिड टाइटल है इसके पास में। Now in this case C by his own conduct is prevented from denying A's authority to sell the horse. आया समझ में? ओके, ये आ गया इफेक्ट ऑफ एस्टोपल। फिर आता है राइट्स और सेल बाय अनपेड सेलर। तो ये हम बाद में कवर करेंगे, जब हम राइट्स ऑफ अनपेड सेलर पढ़ेंगे तो वहां पर आ जाएगा। सो वेयर एन अनपेड सेलर हु हैड एक्सरसाइज्ड हिज राइट of lien or stoppage in transit resells the goods, the buyer acquires a good title। ठीक है, तो ये आपका कब आता है कि अगर आप एक अनपेड सेलर हो, आपने गुड्स बेचा, आपको पैसे रिटर्न नहीं मिले, तो आपके पास एक राइट आता है कि आप उन गुड्स को दोबारा से बेच के अपने पैसे का रिकवरी कर सकते हो। फिर आप देखो सेल इन दी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जैसे कि ऑफिशियल रिसीवर या ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ द कंपनी। कंपनी जब बंद होती है तो वहां पर क्या होता है, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है ना। हु इज अ लिक्विडेटर? जो कंपनी को बंद करता है, वो सारे के सारे एसेट्स को बेचता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करता है और बचा हुआ जो अमाउंट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देता है। तो वो लिक्विडेटर अगर उन गुड्स को बेच रहा है, कंपनी के एसेट्स को बेच रहा है, तो क्या वो ट्रू ओनर है? कैन यू से ही इज द ओनर ऑफ द गुड्स? आंसर इज नो, बट स्टिल ही सेल्स। तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। इसके अलावा आप देखो परचेजर ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट अ वैलिड टाइटल अंडर द सर्कमस्टांसेस। तो जो भी यहाँ पर परचेजर है गुड्स का, ठीक है, फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, उसको भी एक वैलिड टाइटल मिल जाएगा। आपको ध्यान, ये हमने वैसे किया नहीं है सेक्शन 169, आप सीए इंटरमीडिएट में करोगे। हालांकि कल ही मैंने सीए इंटरमीडिएट के अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाया था, कल शाम के लेक्चर के अंदर मैंने उनको ये पढ़ाया था। बट यहाँ पर ये होता है कि फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, आपने सेक्शन 71 पढ़ा होगा। तो सेक्शन 71 के अंदर वहां पर यही था कि जो फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स है उसके पास राइट रहेगा कि वो उस गुड्स को उठाकर बेच दे। वो कब कब बेच सकता है? दो सिचुएशन में।
अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है और गुड्स को होल्ड करने से ज्यादा खर्चा आएगा एज कंपेयर टू उसको बेच के, तो वो उसको बेच सकता है पहले ही। एक तो ये। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, अगर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स का 2/3 या उससे ज्यादा अमाउंट उसको रिकवर करना है फ्रॉम द ओनर, और ओनर पे नहीं कर रहा, तो फिर वो गुड्स को मार्केट में बेच के अपने पैसे रिकवर करेगा। तो जो भी है, सपोज 80% खर्चा उसने कर दिया, 100 रुपए का सामान था, 80 रुपए का उसने खर्चा कर दिया। नाउ ही कैन डिमांड 80 रुपीज। अब वो अगर नहीं पे कर रहा तो उठाकर वो ये गुड्स को बेचेगा, 80 रुपया अपना रिकवर करेगा और 20 रुपया ट्रू ओनर को दे देगा। तो एज अ बेली, एज अ फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, क्या उसके पास, एज अ फाउंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, एज अ बेली, क्या वो ओनर है? क्या उसके पास कोई राइट है गुड्स को बेचने का? वैसे देखा जाए तो आंसर नहीं है, लेकिन इन सर्कमस्टेंसेस में उसके पास राइट्स आ जाएगा और वो यहाँ पर उसको बेच सकता है। सेम वे, अ सेल बाय पॉनर कैन कन्वे अ गुड टाइटल टू द बायर। अब पॉनर क्या होता है, देखो, जिसके पास आप गुड्स को प्लेज करवाते हो। सो इन द केस ऑफ प्लेज ऑफ गुड्स, मैंने अपने, वो बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में देखते हो ना, माँ के कंगन लाला के पास गिरवी करवा दिए और फिर उसका पेमेंट नहीं हो पाता, तो लाला क्या करता है, माँ के कंगन को, एग्जैक्टली exactly, उस कंगन को वो उठा के बेच देता है और रिकवरी कर लेता है। अब बताओ, जब लाला वो कंगन को बेच रहा है, क्या वो ओनर है उसका? आंसर इज नहीं। स्टिल दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड सेल। बताइए, क्या ये ट्रांजैक्शन क्लियर हुआ आप लोगों को? ये 8 पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ? तो ये वो वाला सिचुएशन होता है वेयर इवन अ नॉन ओनर कैन कन्वे अ बेटर टाइटल। एग्जाम पर्सपेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है सारे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए एक साथ, या हो सकता है इनमें से कोई एक पॉइंट के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाए। ओके, अब आ जाता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के पहले हम यहाँ पर वर्ड देखते हैं डिलीवरी। आपको अगर याद हो, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी आपको बताया था, याद आ रहा है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, डिलीवरी के अंदर मैंने आपको वहां पर भी बोला था, डिलीवरी का क्या मतलब होता है, इट्स अ वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ द पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो अगर आपने गुड्स को किसी अनफेयर मीन से लिया है, तो फिर वो डिलीवरी नहीं कहलाएगा। सो इफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स इज टेकन थ्रू the unfair means, there is no delivery of the goods. Now, the delivery of the goods sold may be made by doing anything which the party agree and shall be treated as delivery and putting it, वो हमने जो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और ये सब देखा था। अब देखो, सेलर और बायर का क्या ड्यूटी है, तो यहाँ पर बताया हुआ है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट दोज गुड्स एंड परचेज इट, मतलब पे फॉर इट, ये आपका रहता है। अब सर, पेमेंट और डिलीवरी जो है वो दोनों कॉन्करेंट कंडीशन है, इसका क्या मतलब है? देखो, आप सबने वो मूवी देखा होगा, फिर हेरा फेरी, याद है? फिर हेरा फेरी आई थिंक सबने देखा होगा। वो फिर हेरा फेरी में आप देखते हो, कचरा सेठ अक्षय कुमार को बोलता है पहले तू दे, पहले तू दे, ये वाला सीन याद है? राइट। तो ये बेसिकली वो क्या बोलना चाह रहा है, वो सेक्शन 32 को इन्वोक करता है कि पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन, साथ साथ में, एक हाथ पैसा दो, दूसरे हाथ माल लो। आया समझ में? तो ये देखो, ये यहीं पर बताया हुआ है, सो अनलेस अदरवाइज अग्रीड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि नहीं, आप पहले गुड्स डिलीवर करोगे फिर मैं पेमेंट करूंगा, या आप पहले एडवांस पेमेंट करो फिर गुड्स डिलीवर होगा, तब तो बात अलग है। सो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस आर concurrent condition, that is to say, the seller shall be ready and willing to give the possession of the goods to the buyer. In exchange for the price, the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of the goods. Best example इसका है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में क्या लग जाता है आपका, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट कंडीशन। आप देखो, जब तक आप वो पेमेंट नहीं करते, वो डिलीवरी बॉय आपको सामान नहीं पकड़ाता, या कई बार वो पकड़ा देता है पर वो वहीं पर खड़ा रहेगा, बोलेगा आप इसका पूरा पेमेंट कर दो मेरे को, ठीक है?
लेकिन सपोज करो आप जो प्रीपेड ऑर्डर करते हो, आप जो प्रीपेड ऑर्डर करते हो, कई ऐप्स ऐसे होते हैं वो आपको बोलते हैं आप पहले 100% पेमेंट करो, फिर ही आपको गुड्स डिलीवर होगा। स्पेशली जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप पहले पेमेंट करो तो ही आपको जाके वो गुड्स डिलीवर करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। देखो अभी अमेजोन हो गया, बिग बास्केट हो गया, ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, तो इनको पता है, सब इसको जानते हैं, ये देखो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी डाउट नहीं है। अच्छा, इनका एक प्रॉपर लीगल टीम भी है रिकवरी और सब के लिए। इनका जो डिलीवरी बॉय होता है वो भी ये लोगों का खुद का होता है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के लिए ये लोग ब्लू डार्ट या डीटीडीसी इन सबको पकड़ते हैं। पर अब आप सपोज करो मैं यहाँ पे घर में कुछ काम कर रहा हूँ, सपोज बीड़े मास्टर अचार पापड़ बना रहा है, ठीक है, अब उसको अचार पापड़ डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया से मिल रहा है। आप मुझे बताओ बीड़े जैसा इंसान, ठीक है, क्या वो ऐसा बोलेगा अचार पापड़ मैं डिलीवर करता हूँ, आप 2 महीने बाद मुझे पेटीएम कर देना? आंसर इज नो। वो बोलेगा अरे, अगर सपोज करो आपने पेमेंट नहीं किया तो आप पहले 100% पेमेंट करो, पेमेंट आप करोगे उसके बाद में अचार पापड़ आपको बेच दूंगा। आपको जमता है तो आप मुझसे अचार पापड़ लो, नहीं जमता तो टाटा बाय बाय। तो ये हो गया अनलेस अदरवाइज अग्रीड। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखो ये आ जाता है आपके पास रूल्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सिचुएशंस है, और उन अलग अलग सिचुएशंस के अंदर आपको बताया हुआ है कि कब गुड्स का डिलीवरी माना जाएगा, कब गुड्स का डिलीवरी नहीं माना जाएगा, कब वैलिड डिलीवरी होगा, कैसे करना है, ये सारा चीज। तो देखो सबसे पहला यहाँ पर बताया हुआ है डिलीवरी। तो डिलीवरी क्या होगा, डिलीवरी के अंदर कुछ भी आ जाएगा, एनीथिंग, एनीथिंग जिससे कि क्या हो जाए, गुड्स वहां पर डिलीवर्ड मान लिया जाए। इट कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पर इसका हो गया डिलीवरी। अब आप देखो, सपोज करो मैं बिग बास्केट से कुछ सामान खरीदता हूँ और मैं बिग बास्केट वाले को बोलता हूँ ये गुड्स मुझे डिलीवर मत करो, ये गुड्स आप डिलीवर कर दो एक ओल्ड एज हाउस में या एक ऑर्फन एज में, उस गुड्स को डिलीवर कर दो। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका एक वैलिड डिलीवरी माना जाएगा, इवन दो गुड्स को मैंने परचेज किया पर मेरे डायरेक्शन पे कहीं पर भी गुड्स डिलीवर हो रहा है, तो दैट इज अ वैलिड डिलीवरी। आप बताओ, इज दिस क्लियर? फिर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो नेक्स्ट आपके पास आता है, देखो अब मैं ये क्लिप आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। एजेंट विनोद मूवी आप लोगों ने देखा होगा, देखा आप सबने? ओके, एजेंट विनोद मूवी में देखो वो ये यहाँ पर आपको करेंसी नोट का नंबर देता है, ठीक है। वो फ्रेडी कंबाटा उसको ये नोटिस देता है DG92754655A। उसको बोलता है तुम उसको ये करेंसी नोट दोगे और $10,000 तुम उससे ले लोगे। तो देखो ये ट्रांजैक्शन कैसा है, आपको ऑडियो नहीं आएगा बट आप समझो। तो यहाँ पर ये करेंसी नोट लिया, अब ये इसको बोल रहा है कि तुम ये करेंसी नोट उसको दोगे और तुम पैसे ले लोगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया मिस्टर खजान, अब ये फ्रेडी कंबाटा रिप्लेस हो गया। अब देखो ये करेंसी नोट उसको दे रहा है, ये देखो, नाउ दिस इज डिलीवरी डन। आया आपको समझ में? तो दिस इज अ वैलिड डिलीवरी विच इज बीइंग डन, राइट। अब इसको पकड़ लिया, फॉरगेट ही इज अ रॉ एजेंट और समथिंग। अब यहाँ पर सैफ अली खान क्या बोल रहा है, बार बार एक ही बात बता रहा है। अब यहाँ पर वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि आप मेरे को इंजेक्शन क्यों दे रहे हो, मुझे पकड़ क्यों रहे हो, मुझे तो ये बोला गया था कि आपको ये नोट दे दो और $10,000 ले लो। मतलब जैसे ही गुड्स मैंने आपको डिलीवर किया, द पेमेंट इज ड्यू, आपको पेमेंट यहाँ पे कर देना चाहिए। तो आप ये क्या कर रहे हो मतलब मेरे साथ, वाई आर यू इंजेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स? आपको एक ट्रांजैक्शन समझ में आया कि किस तरह से डिलीवरी किया जा सकता है, एनीथिंग आपने वो करेंसी नोट उसको दे दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू अ डिलीवरी। सो देयर कैन बी सीक्रेट कोड और समथिंग, कैसे भी हो वो डिलीवरी वहां पर रहता है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ द पार्ट डिलीवरी। अब देखो पार्ट डिलीवरी के अंदर क्या रहता है कि अ डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ गुड्स इन द प्रोग्रेस, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द whole हैज द सेम इफेक्ट for the purpose of passing on the property in such goods as a delivery of the whole, but a delivery of the part goods with the intention of serving it from the whole does not operate as the delivery of the remainder। तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ
कि अगर गुड्स पार्ट डिलीवरी आप कर रहे हो और आपका इंटेंशन है कि बचे हुए गुड्स भी आपको अभी डिलीवर कर देंगे, तो जैसे पार्ट डिलीवरी आपको हो गया, आप वहां पर उसके ओनर बन गए। देखो, अ सर्टेन गुड्स आर लाइंग विद द वार्फ, मतलब ट्रांसपोर्टर, which is sold in lots. The seller instructs the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them. The buyer therefore accepted them and took away the part. Hence we can say the delivery of the wool has been done. तो सेलर की तरफ से कंप्लीट हो गया, बायर ने पार्ट डिलीवरी उठाया, वो बायर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आपने पार्ट डिलीवरी, मतलब वैसे देखा जाए 100 kg सामान था, वो 100 kg में से 20 kg उठा के ले गया, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, देखो मेरी तरफ से 100 kg पूरा का पूरा डिलीवर हो चुका है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड डिलीवरी ऑफ द वूल। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि बायर अप्लाई करेगा गुड्स की डिलीवरी के लिए, या सेलर बोलेगा बायर को कि अरे भाई साहब आपका गुड्स किधर डिलीवर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर द डिलीवरी। तो यहाँ पर लॉ क्लियरली बोलता है कि बायर को अप्लाई करना पड़ेगा इन गुड्स की डिलीवरी के लिए। बायर बोलेगा यार मेरा गुड्स दो, तो सेलर बेसिकली क्या बोलेगा, सेलर बायर को सीधा ऐसे ही बोलेगा, जैसे ही गुड्स बिक गया वो बोलेगा तेरा काम खत्म, तू जा। अब यहाँ पर बायर को बोलना पड़ेगा, तू जा का क्या का मतलब होता है, वो सामान कौन डिलीवर करेगा, सामान डिलीवर करो, तो फिर जो सेलर है वो बोलेगा अच्छा हाँ 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 सॉरी सॉरी, मैं ये सामान आपको यहाँ पर डिलीवर करता हूँ। आया समझ में? फिर आ जाता है प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होगा, कहाँ पर इन गुड्स को हम डिलीवर्ड माने। तो अब देखो इसके लिए आपको ये चेक करना होगा, क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई स्पेसिफिक जगह लिखा हुआ है या नहीं। आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक जगह लिख दिया कि गुड्स यहाँ पर डिलीवर करना है, अगर वो स्पेसिफिक जगह लिख दिया तो आप वहां पर गुड्स को डिलीवर कर दो। अगर आपको कोई वो स्पेसिफिक जगह नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका जगह है जो भी डिलीवर होगा ये वहीं पर डिलीवर होगा जहां पर गुड्स आर सोल्ड। तो जो आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी है, दिस इज वेयर गुड्स आर सोल्ड, वेयर द गुड्स आर सोल्ड, ये वही हो जाएगा। और अगर गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, सो वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। अगेन मैं आपको बताता हूँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक लिखा है तो वहीं पर डिलीवरी आपका माना जाएगा। सेम वे टाइम ऑफ डिलीवरी, सो टाइम ऑफ डिलीवरी के अंदर भी यही हो जाएगा। सो जैसे प्लेस ऑफ डिलीवरी था, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई करता है क्या, क्या कोई स्पेसिफिक टाइम आपने डिसाइड किया है, यस, तो आप वहां पर उसी टाइम पे डिलीवर करोगे। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, साइलेंट है, तो फिर यहाँ पर आपको रीजनेबल टाइम में डिलीवर करना होगा। नाउ व्हाट इज रीजनेबल, दिस विल डिपेंड ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। आप बताइए, ये क्लियर हुआ गाइस, ये क्लियर हुआ? ओके, फिर देखिए गुड्स इन पोजेशन विद द थर्ड पार्टी। गुड्स इन पोजेशन विद द थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बताया था, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, याद आ रहा है आपको? उसमें मैंने बताया था कि सपोज करो मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ, ठीक है, और असम में एक वेयर हाउस कीपर है रोहित, और मैं यहाँ पे गौरव को गुड्स बेच रहा हूँ। ठीक है, अभी गौरव, चलो गौरव नहीं, यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे लेते हैं, ये हो गया उदय शेट्टी, ठीक है, और ये हो गया मजनू सेट्टी, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे घुंगरू सेठ। अब देखो घुंगरू सेठ कौन है, घुंगरू सेठ एक वेयर हाउस कीपर है। ओके, घुंगरू सेठ एक वेयर हाउस कीपर है, ये वेयर हाउस के अंदर किसका माल पड़ा है, उदय शेट्टी का माल पड़ा है। उदय शेट्टी ने ये माल किसको बेच दिया, मजनू भाई को। अब मजनू भाई क्या करेगा, घुंगरू सेठ को फोन करेगा और बोलेगा चले
ये दुकान खोल और मेरे को सामान बाहर लेके निकालने दे, करेक्ट? ऐसा ही होगा ना? पहले उदय सेठ ये बात बोल सकता था, उदय भाई ये बात बोल सकता था कि मैं यहाँ से सामान निकालना चाहता हूँ, वेयर हाउस का गेट खोलो। अभी कौन बोलेगा ये सारा डायलॉग? मजनू बोलेगा। जब मजनू यहाँ पर ये बात बोलेगा तो मुझे बताओ घुंगरू सेठ क्या बोलेगा? व्हाट विल घुंगरू सेठ से? यस और नो? है कि नहीं? ऐसा क्यों बोलेगा? ऐसा किस लिए बोलेगा? बिकॉज जब उदय ने मजनू को ये गाड़ी जो सामान था वो बेचा, उसका इंटीमेशन घुंगरू सेठ को तो दिया ही नहीं। तो अगर घुंगरू सेठ को उसका इंटीमेशन नहीं दिया तो क्या ये सेल आपका वैलिड सेल माना जाएगा? आंसर इज नो। इसको आंसर इज नो। तो यहाँ पर क्या सिनेरियो आपको बताया हुआ है कि अगर गुड्स किसी थर्ड पार्टी के पास में है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू इन्फॉर्म दैट थर्ड पार्टी। पहला तो ये, दूसरा थर्ड पार्टी शुड ऑल्सो गिव द कंफर्मेशन टू द बायर। तभी हम यहाँ पर मानेंगे कि गुड्स का डिलीवरी हो गया। सो वेयर गुड्स एट द टाइम ऑफ, ये देखो, वेयर द गुड्स एट द टाइम ऑफ द सेल आर इन पोजेशन विद द थर्ड पार्टी, देयर इज नो डिलीवरी unless and until, ये देखो यार, unless and until such third person acknowledges the buyer that he holds the goods in his behalf। आप बताइए, is this clear? ओके, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर आपके पास आता है टाइम फॉर टेंडर डिलीवरी। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइम फॉर डिलीवरी। अब टाइम फॉर डिलीवरी यहाँ पर वही बताया हुआ है कि गुड शुड बी डिलीवर्ड इन द रीजनेबल आर। नाउ व्हाट इज रीजनेबल आर? ये हमेशा होगा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, हमेशा सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। देखो, सपोज मैं एक वेजिटेबल वेंडर हूँ, मैं सुबह सुबह दादर में सब्जी मार्केट लगाता हूँ। मुझे बताओ, मेरे लिए नासिक से जो फ्रेश वेजिटेबल ग्रो होके आ रहा है फार्मर से, उसके लिए रीजनेबल टाइम क्या होगा? वो इस समय डिलीवर करने को आ रहा है, क्या ये रीजनेबल टाइम होगा? आंसर इज नो। दादर में लोग सुबह सुबह जाते हैं वेजिटेबल्स को खरीदने के लिए, तो मैं उसको बोलूंगा देख भाई, मुझे सुबह 4:30 बजे तक डिलीवरी चाहिए ही चाहिए। इफ बाय 4:30 AM यू डू नॉट डिलीवर तो तकलीफ है। क्यों? क्योंकि मैं दुकान किधर लगाएगा, मैं सामान किधर से खरीदेगा, मतलब लोग कैसे खरीदेंगे? मुझे 4:30 बजे चाहिए, 10-11 बजे तो मेरा पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाता है। तो आप, रीजनेबल टाइम कितना हो गया? 4:30 AM। अब आप सोचो, आपने घर में एसी लगवाया है, सुबह सुबह 4:30 बजे आपको विजय सेल्स का एग्जीक्यूटिव फोन करके बोलता है साहब, वो आप एसी लगवाया ना, खरीदा ना, उसको लगाने को आया मैं। आप उसको क्या बोलोगे? ये कोई टाइम है एसी लगाने का? आया समझ में? राइट? तो ये आपका रीजनेबल टाइम क्या है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन के ऊपर। फिर आ जाता है एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो एक्सपेंसेस ऑफ द डिलीवरी विल बी बोर्न बाय द सेलर। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि नहीं, बायर ही बियर करेगा उसको, तो फिर बायर डिलीवर करे, बियर करे। जैसे आप एक सिंपल सा चीज देखो, जब हम स्विगी से सामान मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्ज कौन पे करता है? स्विगी या हम पे करते हैं? हम पे करते हैं। लेकिन अगर आप उनका प्राइम मेंबरशिप ले लो तो फिर डिलीवरी चार्ज कौन बियर करता है? स्विगी खुद बियर करता है। यस और नो? तो अगेन, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ नहीं लिखा तो फिर सैलरी यहाँ पर रिकवर करेगा डिलीवरी चार्ज। अब देखो, इस वाले चार्ट को देखो, आप मुझे बताओ, इस बंदे ने ये डेनिम ऑर्डर किया था, ठीक है, और ये ग्लासेस ऑर्डर किए थे, और इसको ये डिलीवर हो गया, और गट्स चाहिए इसने बेचारे ने पहन कर इसको ट्विटर पे डाला भी। और ये बाय द वे फोटोशॉप नहीं है, ये एक्चुअल में ट्विटर में है। ये क्या बोल रहा है? आई माइट बी रॉन्ग बट आई एम प्रिटी श्योर दैट यू हैव सेंट मी द रॉन्ग ऑर्डर। अब बताओ, ऐसे में इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? ऐसे सिनेरियो में इसके पास क्या ऑप्शन है? गौरव, तेरे साथ ऐसा हो तो तू क्या करेगा? रिटर्न करेगा। रिटर्न कैसे करेगा? तू वापस से उनकी दुकान में जाके देकर आएगा? तूने ऑनलाइन मंगवाया था मिंत्रा से, ऑनलाइन ही रिटर्न करेंगे। ऑनलाइन कैसे? स्कैन करके मेल करेगा उनको।
आप रिक्वेस्ट डालोगे, उसका डिलीवरी बॉय होगा, वो आएगा और वो इसको सामान को लेकर जाएगा, बट रिक्वेस्ट तो डालना पड़ेगा। अच्छा विपिन, एक बात बताओ, आप हो प्योर वेजिटेरियन, आपने एक चीज पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, डबल चीज क्रस्ट का एक पिज्जा ऑर्डर किया, एकदम मस्त सा, इसके ऊपर बहुत सारे टॉपिंग्स है, आपको भूख लगा हुआ था, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, साथ में आपने गार्लिक ब्रेड भी ऑर्डर किया, आपने बोला आज तो मस्त पिज्जा और गार्लिक ब्रेड, और आपको इतना भूख लगा हुआ था, आपने पास्ता भी ऑर्डर कर दिया, ये एक बोल पास्ता आपने ऑर्डर कर दिया, आप बोले आज तो बेचारा इटालियन ही खाना खाएंगे, बॉन एपिथ, करेक्ट। अब य- ये जो पिज्जा आया, आपने इसको खोला, आपने बोला थोड़ा सा स्मेल तो करके लूं, फील लूं, और भूख लग जाएगा इससे, आपने जैसे ही उसका स्मेल लिया, आपको खुशबू आई, पक 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 पक, आपने डब्बे को बंद किया और बोला यार धर्म भ्रष्ट हो गया मेरा तो, करेक्ट। आप मुझे बताओ, आप क्या करोगे, इस पिज्जा को फेंक दोगे? देखो डॉन टू के अंदर एक, डॉन टू मूवी में एक डायलॉग है, जब वो शाहरुख खान जेल में जाता है, तो वो उसको बमन ईरानी को बोलता है देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, तो बमन ईरानी बोलता है देखो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक ऑफर है, बोला क्यों ना मैं तुम्हारे, तुमको मार के तुम्हारे टुकड़े करके जेल के कुत्तों को खिला दूं, तो फिर वो शाहरुख खान बोलता है ना इससे ना तुम्हारा फायदा होगा ना मेरा फायदा होगा, सिर्फ कुत्तों का फायदा होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर आप इसको फेंक दोगे तो इससे आपका कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, राइट। सो अब आप क्या करोगे? वापस देंगे? तो आप क्या डोमिनोज के आउटलेट में जाओगे ये पिज्जा वापस देने के लिए? नहीं, क्या करोगे आप क्या करोगे, आप इमीडिएटली स्विगी जोमेटो जिससे आपने मंगाया, या डोमिनोज के ऐप से डायरेक्टली आपने मंगाया, वहां पर आप सीधा क्या करोगे, उनको इंटीमेट करोगे कि देख भाई, ये जो पिज्जा है, ये पिज्जा गलत आपने डिलीवर कर दिया, मैंने वेज पिज्जा ऑर्डर किया था, आपने नॉन वेज पिज्जा ऑर्डर कर दिया, अब ये पिज्जा मेरे घर के बाहर ही रखा हुआ है, मैं घर के अंदर नहीं ला सकता, ये घर के बाहर रखा हुआ है, अब आप ये पिज्जा वहां से पिक करके ले जाओ और मेरा जो पिज्जा है वो मुझे डिलीवर कर दो। आप बताओ, इज दिस क्लियर? ओके, नाउ रीड दिस। अगर गुड्स रॉन्ग क्वांटिटी में आपके पास डिलीवर हो जाता है, तो आपके पास क्या है? अच्छा लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके पास ऑप्शन है कि आप ये चिकन पिज्जा को एक्सेप्ट कर लो और आप खुश हो जाओ? जनरली आपको पता है, वेज पिज्जा अगर सपोज करो 200 का है, तो जो नॉन वेज पिज्जा होगा वो आपको महंगा ही मिलेगा, है कि नहीं? तो आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हो? कर सकते हैं, जैसे इस इंसान की, इस नीरस इंसान की वाइफ, वो इस पैकेट को खोले और उसको लगे कि यार माय हस्बैंड इज सो क्यूट, मेरे लिए उसने गिफ्ट मंगवाया, और वो ये ड्रेस को रख ले, तो क्या ये उस हालत में होगा बोलने के लिए कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने अपने लिए डेनिम और ये मंगवाया था, ये रिटर्न करना है? आंसर इज नो, वो ट्राई भी नहीं कर सकता ऐसा, ठीक है। और आप लोग भी फ्यूचर में याद रखना, कभी ट्राई भी मत करना, उस दिन तो पक्का भूखे रहोगे आप। एनीवे, बट सिनेरियो आप चेक करो, कैन ही रिटेन दीज गुड्स? आंसर इज यस, ही कैन रिटेन दीज गुड्स। अब आप देखो यहाँ पर क्या आता है, अगर रॉन्ग क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवर हो गया तो, अगर रॉन्ग क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवर हो गया तो बायर के पास ऑप्शन है, द बायर कैन रिजेक्ट देम, और बायर अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो बायर विल हैव टू पे फॉर देम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है। ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात अगर आप यहाँ पे देखो, वेयर द सेलर डिलीवर्स द क्वांटिटी विच इज लार्जर देन व्हाट ही हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, आपने 100 यूनिट मंगवाया था, उसने 120 यूनिट आपको ले जाकर बेच दिया, तो बायर के पास ऑप्शन है कि वो एक्सेप्ट कर ले 100 यूनिट और 20 को कर दे रिजेक्ट, या फिर उसके पास ऑप्शन है वो पूरे के पूरे 120 को रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर वो 120 को एक्सेप्ट करता है, तो वो जिस रेट में 100 को एक्सेप्ट कर रहा है, उसी रेट में वो 20 को भी एक्सेप्ट करेगा, भले ही मार्केट प्राइस ऊपर हो गया हो या नीचे हो गया हो। ओके, अरे ओके, उसने 5 रुपया पर पीस के हिसाब से 100 यूनिट्स को ऑर्डर किया था, 120 डिलीवर हो गया, आज के रेट में मार्केट रेट 8 रुपया चल रहा है,
तो ये जो 20 एक्स्ट्रा उसके पास डिलीवर हुआ है, ये वो किस भाव में एक्सेप्ट करेगा, 5 या 8? आंसर इज 5 रुपया। दूसरा आता है, वेयर द सेलर delivers the goods to the buyer he contracted to sell mixed with the goods of another description which is not included in the contract. बायर के पास ऑप्शन है कि बायर में एक्सेप्टेड और बायर में रिजेक्ट द वोल, ये आ जाता है। फिर आ जाता है, देखो ये जैसे ए सेल्स 100 क्विंटल of wheat at rupees 1000 per quintal. Now A delivers 1100 नहीं, A delivers 100 quintals. Now B may accept the whole or B may accept only 1000 quintal and reject the extra. तो ये बेसिकली यहाँ पर एक जीरो एक्स्ट्रा लगना था, ये यहाँ पर एक जीरो लगना था। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि सर इधर तो 100 क्विंटल लिखा है, 1000 कैसे हो गया। उसने 1000 क्विंटल के लिए ऑर्डर किया था, उसको डिलीवर हो गया 1100 क्विंटल, तो वो हो सकता है सारे के सारे 1100 के 1100 को रिजेक्ट कर दे, वो हो सकता है यहाँ पे 1000 को रख ले, और हो सकता है वो यहाँ पर एक भी गुड्स को नहीं रखे और सबको रिटर्न करवा दे। ठीक है, अब देखो इंस्टॉल, हाँ हाँ क्विंटल इज 100 kg। हाँ, तो वो यहाँ पर देखो ना, इधर कैसे लिखा है, 1000 क्विंटल एंड 100 1100 क्विंटल। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट आता है आपके पास इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। आप मुझे बताओ, जब आप मिंत्रा से कोई चीज को ऑर्डर करते हो, 5 चीजें आपने ऑर्डर करी, तो वो आपको 5 चीजें पहले ही बता देता है ना, ये इस दिन डिलीवर होगा, ये इस दिन डिलीवर होगा, ये इस दिन डिलीवर होगा, यस और नो? अच्छा, अगर ऐसा वो नहीं बताए और वो आपको बोले एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज दिस, और उस दिन वो डिलीवर करता है कुछ सामान, फिर आने वाले दिन में कुछ और डिलीवर करता है, फिर आने वाले में कुछ और डिलीवर करता है, फिर आने वाले में कुछ और डिलीवर करता है, तो यहाँ पर वो सिनेरियो आ गया है कि अगर इस तरह से करके इंस्टॉलमेंट में आपको डिलीवरी करे, देखो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट में बोला ही ऐसा गया है कि आपको इंस्टॉलमेंट में सामान मिलेगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपको इंस्टॉलमेंट में इस तरह से सामान दिया जा रहा है, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। आप उसको क्या बोलोगे, अबे टॉमी समझ के रखा है क्या, एक एक करके बिस्किट का पैकेट बना, एक एक करके बिस्किट फेंक रहा है, टॉमी शू टॉमी शू। इंस्टॉलमेंट में क्या दे रहा है, जो सामान दे रहा है एक साथ दे। आप देखो, आपको अरविंद केजरीवाल का एक मीम याद होगा, ये देखो, तो कर ना, 2.5 साल हो गए, कब करोगे। तो कस्टमर जब ऑनलाइन शॉपिंग करता है और जो आपका ऑर्डर स्टेटस है वो बताता है पार्ट ऑफ योर ऑर्डर इज स्टिल इन प्रोसेसिंग एंड इट विल बी डिलीवर्ड सून, तो कस्टमर का बेचारे का हालत कुछ ऐसा हो जाएगा दैट डिलीवर करना 2.5 साल हो गए, कब करोगे, ही इज लाइबल टू रिजेक्ट द गुड्स, वो बोल देगा मुझे नहीं चाहिए ऐसे। आप बताइए, इज दिस क्लियर? ओके, फिर आप देखो डिलीवरी टू द कैरियर, तो कैरियर वाले के लिए भी मैंने आपको बताया था, ये जो कैरियर है वो किसका है, ये कैरियर अगर सेलर का है, तो ये सेलर के पास, मतलब जैसे ही आप कैरियर को डिलीवर करोगे, आपका गुड्स डिलीवर हो गया। और अगर ये सपोज करो बायर का कैरियर है, सॉरी सेलर का कैरियर है, तो जब तक डिलीवर नहीं करोगे तब तक ये सेलर का ही टाइटल रहेगा और डिलीवरी अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये बायर का कैरियर है, तो फिर वहां पर आप क्या बोलोगे, जैसे ही कैरियर को आपने ये गुड्स दे दिया, बायर को डिलीवरी हो चुका है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि उसके ऊपर ऑर्डर किसका चलता है, राइट टू डिस्पोजल कैरियर के ऊपर किसका है, सेलर का या बायर का। अगर सेलर का है, तो गुड्स कब डिलीवर होगा, जब गुड्स एक्चुअल में बायर के प्रेमाइस में पहुंच जाएगा। और अगर बायर का है, तो जैसे ही आपने कैरियर को दे दिया, आपका यहाँ पर डिलीवरी हो गया। तो देखो, सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द कैरियर फॉर द ट्रांसमिशन टू द बायर इज प्राइमा फेसाई एंड डीम्ड टू बी द डिलीवरी ऑफ द बायर। फिर आता है डिटेरिएशन ड्यूरिंग द ट्रांजिट। देखो, अगर बेसिक आपका डिटेरिएशन होता है तो उसके लिए कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर अदरवाइज कुछ मेजर यहाँ पर डिटेरिएशन हो जाता है अदर देन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, सी कोई चीज इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट अगर डिटेरिएट होगा, तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उससे ज्यादा कुछ हो, तो वहां पर सेलर विल अग्री टू डिलीवर एट हिज
ओन रिस्क, तो वो वहां पर लाइबल रहेगा। हु इज लाइबल? द सेलर विल बी लाइबल। जैसे देखो, P sold Q a certain quantity of iron rods which was sent which was to be sent by proper vessel, बट जब तक वो पहुंचता उसमें क्या हो गया था, रस्ट लग गया था, जंग लग गया था। नाउ द रस्ट ऑफ आयरन वाज सो मिनिमल and was not affecting the merchantability. The deterioration was not necessarily incidental to the transmission. It was held that Q is bound to accept the goods. उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो गुड्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। फिर आपके पास आता है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। तो इसका क्या मतलब हो गया? वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर हु हैज नॉट प्रीवियसली एग्जामिन्ड देम, ही इज एंटाइटल्ड विद अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग देम। ठीक है, तो और वो कंफर्म करने का उसके पास पूरा राइट रहता है कि वो गुड्स को एग्जामिन करे, पता चले वेज पिज्जा की बजाय चिकन पिज्जा देख के चला गया और घर पे गणपति बिछाई हुई है, ठीक है ना, गणपति को बैठाए हुए है, बहुत पिटाई होगी आपकी। इसलिए यहाँ पर बोला भाई कि बायर को आप पूरा राइट दो कि वो गुड्स को क्या करे, एग्जामिन कर सके, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी आप उसको दोगे ताकि वो गुड्स को यहाँ पर देख सके। अब देखो, रूल्स रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि एक्सेप्टेंस is deemed to have taken place when the buyer intimates the seller that he has accepted the goods। तो बायर अगर खुद ही बोल दे कि हाँ गुड्स यहाँ पर डिलीवर हो गया, तो हम बोलेंगे द गुड्स आर एक्सेप्टेड। या फिर he does not act does any act to the goods which is inconsistent with the ownership। तो आपको अगर याद हो, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपने गुड्स का करवा दिया प्लेज, याद आ रहा है? आपने गुड्स का प्लेज करवा दिया, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, इट इज गुड्स आर बेसिकली सोल्ड, एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। या फिर आप गुड्स को रिटेन करके रखते हो इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर, then in that case he can reject them. So he retains the goods after the lapse of reasonable time without intimating to the seller that he has rejected them। तो ये हो जाता है आपके लिए आपका वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स। आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? ओके, अगर ये क्लियर हुआ तो आप देखो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसको हम बोलते हैं अनपेड सेलर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द, अच्छा, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न और रिजेक्ट द गुड्स। अगर गलत गुड्स डिलीवर हो गया, वो बस खाली क्या करेगा, इट इज सफिशिएंट इफ ही इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट देम। तो फिर वहां पर जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उस गुड्स को उठाएगा। नाउ व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द बायर? जो निग्लेक्ट कर रहा है और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। जब सेलर है, ही इज विलिंग टू डिलीवर द गुड्स, पर बायर यहाँ पे बार बार चीची कर रहा है, मैं नहीं लेगा, मैं नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं करेगा, मैं वैसा नहीं करेगा। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, सेलर के पास पूरा पूरा राइट आ जाएगा कि वो जो गुड्स है उसका प्राइस रिकवर कर सके। सो देन ही विल बी liable, the buyer will be liable to the seller for the loss which is occasioned by his neglect or refusal to take the delivery, and also for the reasonable charge and care for the custody of the goods। वो यहाँ पर लेगा इसका। ओके, अब देखो यहाँ पर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट विच इज विद रिस्पेक्ट टू द अनपेड सेलर। नाउ हु इज एन अनपेड सेलर? देखो, अनपेड सेलर के अंदर क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। हमने अभी सेक्शन 32 देखा था, कॉन्करेंट कंडीशन, एक हाथ दो एक हाथ लो। यहाँ पर सेलर को क्या बताया हुआ है कि सेलर आप एक ऑब्लिगेशन में हो कि आप गुड्स को डिलीवर करो, और बायर यहाँ पे ऑब्लिगेशन में है कि वो गुड्स का पेमेंट करे। अब अगर बायर गुड्स का डिलीवरी ले लेता है या गुड्स का डिलीवरी नहीं लेता, जबकि सेलर इज विलिंग टू गिव द गुड्स और बायर यहाँ पर उसके लिए पेमेंट करने को रेडी नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, द सेलर हैज बिकम एन अनपेड सेलर। तो जैसे ही आप एक अनपेड सेलर बन जाते हो, फिर आपके पास कुछ राइट्स आते हैं। अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, द सेलर ऑफ द गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। तो आप अनपेड सेलर कब बनते हो, जब आपको पूरा का पूरा प्राइस यहाँ पर नहीं मिला, वेयर द होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। 100% पेमेंट अगर आपको नहीं मिला तो आप एक अनपेड सेलर हो। फिर दूसरा क्या है, अगर आपको कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया गया था जैसे कि चेक वगैरह, ठीक है, और
वो जो चेक है वो हो गया डिसऑनर। सो इन दैट केस यहाँ पर भी आप क्या बन जाते हो, यू बिकम एन unpaid seller. So the term seller here includes any person who is in the position of the seller. तो यहाँ पर seller का सिर्फ ये मतलब नहीं है, तो बेसिकली एजेंट वगैरह जो है वो भी यहाँ पर अनपेड सेलर हो जाएगा। जैसे आप इधर देखो, X sold certain goods to Y for 50,000. Y ने भले ही 40,000 का पेमेंट कर दिया हो, but he fails to pay the balance. Therefore, X is an unpaid seller. Now, P sold some goods to R for 60,000 and received the check for full. लेकिन जब इस चेक को प्रेजेंट किया गया तो ये जो चेक था ये हो गया डिसऑनर। और अगर ये चेक हो गया डिसऑनर तो इन दैट केस यहाँ पर आप क्या बोलोगे, P इज ऑल्सो एन अनपेड सेलर। अब जैसे ही आप एक अनपेड सेलर बन जाते हो तो आपके पास राइट्स आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, और दूसरा आपके पास है राइट्स अगेंस्ट द बायर। अब राइट्स अगेंस्ट द गुड्स अगर आप बोलो तो यहाँ पर आपके पास पॉइंट्स आते हैं। देखो, प्रॉपर्टी हैज पास्ड ऑन और द प्रॉपर्टी हैज नॉट पास्ड ऑन। इफ प्रॉपर्टी हैज पास्ड ऑन तो ये देखो, लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल है। यहाँ पर भी वही है, देखो लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। लेकिन इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुआ तो आपके पास एक और राइट है, दैट यू कैन विद होल्ड द डिलीवरी। ये तो है गुड्स के साथ, कि अगर आप एक अनपेड सेलर हो तो आप गुड्स के साथ क्या कर सकते हो, तो गुड्स के साथ आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक अनपेड सेलर हो तो आप बायर के साथ क्या कर सकते हो, तो आप बायर के साथ ये हरकतें कर सकते हो, ये वाला पॉइंट्स। अब इसमें क्या है, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारा जो ये अनपेड सेलर वाला टॉपिक है, आई थिंक 2 लेक्चर अब मुझे लगेगा, 2 लेक्चर के अंदर हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारा पॉइंट्स है, तो इसको मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहता ये सारे पॉइंट्स को। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप बताइए, इज दिस क्लियर? सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर देन। टेक केयर, बाय बाय। नाउ प्लीज रिवाइज अपने जो पुराने बैकलॉग्स है उसको आप रिवाइज करके रखो, क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट खत्म, मतलब अब आप ये मान के चलो, अब जो आपका बचा हुआ पोर्शन है वो काफी स्पीड में खत्म होगा आपका। ओके, चलिए देन, बाय बाय।